हाँ जी, अब हम क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स को जो हमने पिछली क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किए थे उसके बेसिस पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक तो होते हैं डक्टाइल और एक होते हैं ब्रिटल। अब दोनों में फर्क क्या होता है, डक्टाइल और ब्रिटल में क्या होता है? मटेरियल्स जिनके पास लार्ज प्लास्टिक रेंज हो ऑफ एक्सटेंशन, मटेरियल्स हैविंग लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिनकी प्लास्टिक रेंज बहुत बड़ी हो, ठीक है, ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो सकती है कितनी ज्यादा मर्जी लंबी खींच लो, उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। जैसे कि मेरे पास मान लो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेस है और यहाँ पर इस तरफ मेरे पास स्ट्रेन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर तो मेरी कर्व बन गई, ए पॉइंट तक तो आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद ये जो चेंजेस आते हैं काफी लंबी लंबी चलती है इस तरह से। ऐसे मटेरियल्स कौन से होते हैं? डक्टाइल होते हैं। इसके अंदर इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ होता है बिफोर स्नैपिंग। स्नैपिंग मीन्स टूटना, ठीक है। टूटने से पहले, ये मान लो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बिफोर स्नैपिंग की कर्व है सारी की सारी। बिफोर स्नैपिंग यानी कि बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट की जो कर्व है ये सारी की सारी, इनके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज इन लेंथ, यानी कि एक बार अभी लेंथ में चेंज आ गया वापस से वो नहीं आएगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस कारण ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं इनको पतले पतले तारों में हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है कॉपर, कितनी मर्जी पतली तार ले लो कॉपर की, यूज होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसके अलावा सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये हमारे पास क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स के अंदर आते हैं। फिर आते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जिनके अंदर के वेरी स्मॉल रेंज, किसकी, ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन। प्लास्टिक एक्सटेंशन की बहुत ही छोटी रेंज होती है जिनके अंदर, वो कौन से होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि वो जो मटेरियल्स है जल्दी टूट जाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास ए पॉइंट तक है, उसने हुक्स लॉ को ओबे किया, उसके बाद यहीं पे आके उसका फ्रैक्चर हो गया, टूट गई, ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। यहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट थी, इलास्टिक लिमिट थी, बट ई पॉइंट पे आते ही इसने क्या, ये ब्रेक हो गया। यहाँ पर इलास्टिक लिमिट से ई पॉइंट किया था, देखो कितनी बड़ी कर्व आई है, यहाँ पर बहुत छोटी आई है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल तभी टूट जाते हैं जब उसके ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज किया जाता है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट के बहुत क्लोज होता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि आयरन है, सॉरी कास्ट आयरन होता है, जो कास्ट आयरन, ग्लास, ग्लास बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसकी। ग्लास के ऊपर आप जरा सा भी लोड लगाओगे वो टूट जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम हद तक ये इसके ऊपर लोड झेल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सेरामिक्स हो गए, सेरामिक्स के अंदर भी ये इजिली जो टूटने वाली चीजें होती हैं वो होगी। अब आती है एक और चीज हमारे पास, मेलेबिलिटी, जिसको हम लोड कंप्रेशन का के बेसिस पे भी जानते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी, सारी चीजें हमने मेटल्स में पढ़ी हैं, नो डाउट लोअर क्लासेस में पढ़ी है, बट इसको अच्छे से देख रहे हैं। जब कोई भी सॉलिड को, इसके अंदर हम कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं, वो सब में खींचा जा रहा था, अब कंप्रेशन की बात करते हैं। जब किसी सॉलिड को कंप्रेस किया जाता है, ये एक स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसके बाद उसको जब हम कंप्रेस करते जाएंगे उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, चाहे उसके ऊपर से हमने डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, ठीक है। तो इसकी भी एक इलास्टिक लिमिट होती है, इसका ग्राफ हमेशा उल्टा बनता है। इस साइड हमारे पास होता है कंप्रेशन और इस साइड हमारे पास रखती है डीफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट आती है, इस पॉइंट तक, इसको ए का नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, यानी कि इस पॉइंट तक जब हम इसको कंप्रेस करेंगे ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके इसकी ये जो लिमिट है ये बंद हो जाती है और यहाँ पर ये क्रश हो जाती है, यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं होता, ये क्रश हो जाता है, ये इसको क्रशिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रशिंग पॉइंट। तो यहाँ के बाद मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसको सी का नाम दे देते हैं, चलो। यहाँ तक आके जब मैंने इसको वापस से, इसके, सॉरी,
यहाँ से इसको कंप्रेस कर रहे थे, इसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, जब ये ओरिजिनल लेंथ में वापस से आएगा, और जब मैंने इसको बी तक खींचा ये क्रश हो जाएगा, यानी कि बी तक इसको खींचा, इसको दबाया तो ये क्रश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम इजीली मैलिएबल कहते हैं। ठीक है, जिनको हम थोड़ा सा हथौड़े के साथ पीटेंगे, ठीक है, तो थिन शीट्स में आ जाएंगे। उनके ऊपर जब हथौड़े से उनको पीटा जाएगा या उनको दबाया जाएगा बहुत ज्यादा, वो उनकी थिन शीट्स बन जाती हैं। थिन शीट्स बनती हैं गोल्ड की, सिल्वर की और लेड की। ठीक है, अब सिल्वर जो है टेंसाइल में भी काफी अच्छा करता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी काफी अच्छा करता है, यानी कि जो सिल्वर है डक्टाइल भी है और मैलिएबल भी है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है इलास्टोमर, यहीं पे लिख लेते हैं इलास्टोमर। वो मटेरियल जिनको हम इलास्टिकली स्ट्रेच करते हैं टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रेन, मटेरियल्स जिनको हम इलास्टिकली स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, उनको हम क्या कहते हैं इलास्टोमर। जैसे कि रबड़ है, अभी हमने किया था पिछले क्लास में, रबड़ को हम स्ट्रेच कर सकते हैं बहुत ज्यादा गुना, 8 गुना ज्यादा उसकी ओरिजिनल लेंथ से हम स्ट्रेच कर देंगे, वापस वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देंगे। तो वैसे प्लास्टिक रीजन इनका कुछ होता ही नहीं है। रबड़ क्या है, जब उसको बहुत ज्यादा सर्टेन लिमिट से ब्रेक कर देंगे वो बस टूट जाएगी, बस ब्रेक, मतलब कि कोई भी रबड़ है, इसको मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर बड़ा लोड लगा रही हूँ, हटा रही हूँ, फिर भी ओरिजिनल लेंथ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर इससे भी ज्यादा लोड लगाऊं तो क्या होगा, कोई प्लास्टिक बिहेवियर नहीं शो करेगी बल्कि बस ब्रेक हो जाएगी। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या है इलास्टोमर्स कहते हैं, और इनका जो यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, कितनी 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिर्फ इतनी वैल्यू होती है यंग मॉड्यूलस की। और जो इलास्टिक रीजन है इसका बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज, और जो ये मटेरियल है ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता, हुक्स लॉ ओबे नहीं होता इसमें। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा। ऑर्टा बहुत एक ब्लड वेसल होती है हमारे पास बहुत बड़ी, जिसके अंदर ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट, उसको हम इलास्टोमर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत लंबी स्ट्रेच हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए जो कि हम करेंगे। हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सारी कर ली है, कुछ इलास्टिक इफेक्ट्स कहते हैं जिसे हम करते हैं, जैसे कि एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, थ्योरेटिकल पॉइंट्स करेंगे अभी। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, जब बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और कुछ बॉडीज जो है ओरिजिनल स्टेट में तभी चली जाती हैं जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, कोई भी टाइम नहीं लेती। लेकिन अगर कोई बॉडी क्या है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए डिले कर दे, धीरे धीरे हो, ठीक है, इट मीन्स वो उसके ऊपर क्या हो रहा है इलास्टिक का फ्री इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर होते हैं, ये आगे आप पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर्स क्या होते हैं। गैल्वेनोमीटर्स के अंदर जब हम सस्पेंशन बनाते हैं, उस क्वार्ट्ज के सस्पेंशन बने होते हैं या फॉस्फोरस बोरॉन्स एलॉय के सस्पेंशन बने होते हैं, उनको यूज किया जाता है क्योंकि उनके जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे ग्लास फाइबर यूज कर दें तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आने का भी। ये होगी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक होता है टर्म इलास्टिक फटीग, इलास्टिक फटीग यानी कि इलास्टिक थक गया, अब थक गया मतलब मेरे पास एक टोर्शन पेंडुलम है जिसके अंदर क्या डिस्क होती है जो ऑसिलेट करती होती है। ठीक है, ये है मेरे पास एक सीलिंग लगी हुई है, ठीक है, ये एक फिक्स स्टैंड होता है, तो यहाँ पर एक क्या है सस्पेंशन वायर होती है, और
उस सस्पेंशन वायर के साथ हमारे पास एक डिस्क ज्वाइंट होती है इस तरह। इसको बोलते हैं टॉर्शन पेंडुलम। वो जो ऑसिलेशंस होती हैं वो इस तरह से होती है, ऐसे। ठीक है। इलास्टिक फटीग होती क्या है? जब स्ट्रेंथ ही खत्म होनी शुरू हो जाए मटेरियल की ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन्स, बार बार वो ऑल्टरनेटिंग वे में स्ट्रेन आ रहा है और उसके जो है स्ट्रेंथ खत्म होने जा रही है मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये जो टॉर्शन पेंडुलम है, इसके अंदर जो डिस्क है वो ऑसिलेट करती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगी। तब एक इलास्टिक ट्विस्ट आता है, ठीक है, सस्पेंशन वायर के अंदर, यानी कि ये वायर क्या घूमती है इस तरह से, ऐसे घूम रही है और वो गोल गोल घूम के ऐसे ऐसे कर्व्स में पड़ जाते हैं, ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं, वो चीज होने लग जाती है और वो प्रोवाइड करती है रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको फोर्स नहीं होती इसमें, रिस्टोरिंग टॉर्क होती है। ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होती है, जब ये वाइब्रेट करता है, जब ये टॉर्शनल वाइब्रेशंस होती हैं, बार बार उसी स्ट्रेन में जाना, वैसे ही गोल गोल घूमना ऑल्टरनेटिंगली। ठीक है। और जब ये जरूरत से ज्यादा होती है तो ये वाइब्रेट तो करती रहती है, नो डाउट, काफी टाइम तक वाइब्रेट करती रहती है, लेकिन एक समय पे आके इसकी जो वाइब्रेशंस है टॉर्शन पेंडुलम की खत्म होनी शुरू हो जाती है, डाई हो जाती है, कंप्लीटली बंद हो जाती है। और अगर इसको दोबारा वाइब्रेशन पे लाने की कोशिश की जाती है, वो थोड़े टाइम बाद ही वाइब्रेशन खत्म होने शुरू हो जाती है। हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट खराब हो गया, नहीं, उसमें इलास्टिक फटीग आ गई है। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस ऑल्टरनेट स्ट्रेन के कारण होते हैं और उस कारण क्या है, वायर क्या है, टूट भी सकती है। ठीक है, क्योंकि बार बार ये घूम रही है, बार बार इसके अंदर ट्विस्ट आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट आ रही है, बेंडिंग हो रही है उसके अंदर। ठीक है। अभी इसके अंदर की स्ट्रेंथ जब खत्म हो रही है इलास्टिक फटीग के कारण, जो ये है इसको रिप्लेस करना पड़ता है वायर को। ये चीज हमारे रियल लाइफ में भी होती है, रेलवे में। रेलवे जो ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ब्रिजेस, इनके अंदर भी हमें इलास्टिक फटीग देखने को मिलती है। इनको कुछ समय बाद क्या है, अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी जब ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग जो है स्ट्रेन्स आने शुरू हो जाते हैं, वो जो उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो भी ब्रिटल होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा जो है वाइब्रेशंस को वो झेल नहीं पाते ब्रिजेस। और अगर उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली स्टील ट्रेन को या रेलवेज को भेजा जा रहा है, एक टाइम आ जाता है कि वो किसी भी टाइम वो ब्रिज टूट सकता है। ठीक है। और इस रिस्क को हटाने के लिए हम कहते हैं कि इलास्टिक फटीग आ गई है, अब इसको बंद कर दो ब्रिज को। ठीक है। अब एक हमने टर्म किए थे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बहुत बात की थी इसके अंदर, है ना। तो एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बनाते हैं। ये मेरे पास स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ये हमने रबड़ के अंदर बताया था इस तरह से, इफ यू रिमेम्बर। लेकिन इसको हम अगर किसी भी मटेरियल के लिए बताना चाहें तो इसको हम ऐसे बताएंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास सर्टेन पॉइंट्स है, सी, फिर यहाँ पर ओ, ए बी सी ओ। देखिए, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये कभी भी रिट्रेस नहीं हो सकती ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन, ये फैक्ट है। ये कुछ मटेरियल्स के लिए कंप्लीटली सही होते हैं, जैसे कि रबड़ होती है, वल्कनाइज्ड रबड़ होती है। तो जो मेरे पास ओ ए बी का जो एरिया आता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करने के लिए, वही रबड़ की एग्जांपल ही है। देखिए, जो BCO वाला वैल्यू होता है वो अनलोडिंग का होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, मैंने रबड़ दोबारा इसलिए उठाई, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि कार टायर्स। कार टायर्स क्या है, सिंथेटिक रबड़ से बनते हैं, वल्कनाइज्ड रबड़ से। और उनका जो स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस लूप होता है, ये इसी कारण होता है क्योंकि जो कार टायर है इस रबड़ से बने हैं और वो बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होंगे। देखो, टायर है ऑलरेडी जमीन के अंदर जमीन के ऊपर घूम रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। अगर टायर रबड़ के ना बने हो, किसी और चीज के बने हो, तो 1 मिनट में आग लग जाए, है ना। तो कार टायर्स जो है इस चीज को झेल लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज्यादा।
इस इलास्टिक हिस्टेरिसिस के कारण, इसमें कार टायर्स जो है रबड़ के बने होते हैं। फिर है पैडिंग ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, जिसकी लार्ज एरिया हिस्टेरिसिस लूप होता है, इसको शॉक एब्जॉर्बर में यूज किया जाता है, हमने पहले भी बात की थी वाइब्रेटिंग सिस्टम या फ्लैट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि रबड़ को जैसे ही कंप्रेस करते हैं ये वाइब्रेशन को क्या रिलीज कर देते हैं, बट एक लिमिट के तक ही होता है, उसके बाद इसकी वो लिमिट खत्म हो जाती है। ठीक है, तब इलास्टिसिटी से हमें पता क्या चला, इलास्टिसिटी से हमें ये पता चला है कि जो कोई भी मेटेलिक पार्ट है मशीनरी का, उसको एक बियॉन्ड स्ट्रेस लिमिट से, बियॉन्ड स्ट्रेस या बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट से उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं डाला जा सकता। और जो थिकनेस होती है मेटेलिक रोड्स की, उसको यूज किया जाता है क्रेन्स के साथ, क्रेन्स के अंदर, ताकि वो हैवी लोड्स को लिफ्ट कर सके। आप देखते होगे क्रेन्स के अंदर जो हैवी लोड होता है, उनको जो उठाए थे तो बड़ी मोटी सी वायर होती है, उनकी मेटल की वायर होती है और बहुत मोटी होती है, क्योंकि हमें पता चल गया कि जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी आ जाएगी उसके अंदर, है ना। एक चीज और, ये हमें जो नॉलेज मिली है इलास्टिसिटी की, ये अप्लाई की जाती है इन डिजाइनिंग अ ब्रिज, कोई भी ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं, ताकि ये ज्यादा यूज के बाद बेंड ना हो जाए। देखो ब्रिज ऐसा होता है, हमने जितने भी ब्रिजेस देखे हैं अभी तक कैसे देखे हैं, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट। और इलास्टिसिटी की नॉलेज से ही हमें पता चला है कि हमें कैसे उसको बनाना है, कैसे इसका डिजाइन बनाना है, ताकि वो इस तरह से बेंड ना हो जाए। अगर ऐसे हो गया फिर तो कभी भी टूट सकता है। और ये कारण भी है, एक टाइम के बाद इसे इलास्टिक हिस्टेरिसिस के कारण, ठीक है, इलास्टिक फटीग के कारण, जब हमें इन चीजों की नॉलेज पड़ गई, मटेरियल्स की नॉलेज पड़ गई, इलास्टिक फटीग, इलास्टिसिटी, इन सभी की नॉलेज से हमें पता चल गया कि एक लिमिट के बाद ना हम कुछ ब्रिजेस को बंद कर देते हैं। हमारे एरिया में भी एक ब्रिज को बंद कर दिया, एक पुल को बंद कर दिया कंप्लीटली, वहां से कोई भी व्हीकल आ जा नहीं सकता, अब उसको टाइम दे दिया, कुछ तो रिपेयर होगी उसकी जो जहां पर टूटा हुआ है। सेकेंडली, जो उसके अंदर इलास्टिक फटीग आ गई है, ठीक है, और इलास्टिसिटी की लिमिट से वो क्रॉस कर चुका है, इलास्टिक लिमिट से, उसको वो अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए टाइम चाहिए। समटाइम्स इट टेक्स अ मंथ, समटाइम इट टेक्स अ ईयर, कभी कभी इससे ज्यादा भी होता है। ओके, फिर है मैक्सिमम हाइट किसी भी माउंटेन की ऑन अर्थ, ये शेयर मॉडुलस ऑफ रॉक के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। एक है, मान लो मेरे पास की कोई भी शाफ्ट है, अंदर से खाली है, होलो शाफ्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग है सॉलिड शाफ्ट से, ठीक है, क्यों, चाहे वो सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल से बनी, क्योंकि उसके अंदर वही बात है, शाफ्ट का कुछ रेडियस होता है और उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। पहले बात, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। जब भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे, इस वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, इसके अंदर जो इंटरएटॉमिक फोर्सेस होंगी, ये आपस में एक्शन करेंगी, इस फोर्स को, इस एक्शन को अपोज करने की कोशिश करेंगी। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट अंदर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का एक्शन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इंटरएटॉमिक, इंटरएटॉमिक फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, ये स्टोर हो जाता है इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इसका एक्सप्रेशन करते हैं, मान लो मैंने एफ फोर्स अप्लाई की है ऑन अ वायर, और वायर की लेंथ है एल, जो कि इंक्रीज होगी, यहाँ तक थी, यहाँ तक से नीचे के वो इंक्रीज होगी बाय डेल्टा एल। ठीक है, मैं एक ही वायर में करके दिखा रही हूँ, चलो ऐसे कर लो। पहले इतनी थी वायर जिसकी लेंथ थी एल, इंक्रीज होगी लेंथ जब मैंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, बाय डेल्टा एल। ओके, तो इनिशियली जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आई है वायर के अंदर वो जीरो आई है, वो तो जीरो होगी, लेकिन जैसे ही लेंथ को इंक्रीज करते रहे, जो इंटरनल फोर्स जो है अंदर, वो जीरो से एफ तक आ जाएगी, जितनी रिस्टोरिंग फोर्स थी उतनी आ जाएगी। तो जो इंटरनल फोर्स इसके अंदर आई है, एवरेज इंटरनल फोर्स, एवरेज इंटरनल फोर्स कितनी आई है, इनिशियली जीरो थी, ठीक है, बाद में एफ होगी, एफ तक वैल्यू आ गई अपॉन टू, यानी कि एफ अपॉन टू आ गई। अब वायर के अंदर कितना वर्क डन हुआ है,
दैट विल बी एवरेज फोर्स, जितनी एवरेज फोर्स है दोनों बेस में, यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ पर एफ होगी, ठीक है, टाइम्स इंक्रीज इन लेंथ, कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, ये मेरे पास वर्क डन है, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ अपॉन आई टी एवरेज फोर्स टाइम्स इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल हो गया, डेल्टा एल ही है मेरे पास इंक्रीज इन लेंथ। तो जो वर्क डन हुआ है ये स्टोर हुआ है एज पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू में, तो यू में कह सकती हूँ एफ अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा एल, सो आई कैन से हाफ टाइम्स स्ट्रेचिंग फोर्स, कितनी स्ट्रेचिंग फोर्स लगी है, स्ट्रेचिंग फोर्स टाइम्स इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। अब मान लो ए क्या है मेरे पास, एरिया क्रॉस सेक्शन है वायर का, तो मैं यू क्या कह सकती हूँ, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या लगेगी, स्ट्रेन वाला, स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म आ गई ना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म आ गई, यहाँ पर स्ट्रेस क्या लग रहा है एफ अपॉन ए, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा ए एल अपॉन एल, ठीक है। और काइंड ऑफ मैंने यही कह दिए, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड और एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड, ये मैंने अलग रखी है ऊपर, बेसिकली क्या किया, ए और एल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तो ये तो मेरे पास वही बात आ गई ना, मैं कह रही हूँ ये तो स्ट्रेस है, ये क्या है, स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और ए इंटू एल क्या आ गया, ए इंटू एल आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर के अंदर जो वॉल्यूम है वो, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर हम क्या कहेंगे, या इसको इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, यू क्या, स्मॉल यू क्या है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, जहां पर वॉल्यूम आ गई वहां पर हम डेंसिटी को निकालेंगे, दैट विल बी यू, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जब ये ए एल यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के इक्वल, ठीक है। तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन, तो यहाँ पे वॉल्यूम था यू की वैल्यू अपॉन वॉल्यूम नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये स्मॉल यू के इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, ध्यान रहे स्मॉल यू इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है, कैपिटल क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंस हमें पता है कि जो स्ट्रेस है, यहाँ पे लिख रही हूँ, स्ट्रेस जो है मेरे पास क्या है, यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन, क्योंकि हम लेंथ वाले में बात करें तो यंग्स मॉड्यूलस लगेगा, तो मैं यू क्या कह सकती हूँ, यू क्या कहूंगी, यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन की स्क्वायर, है ना, यहाँ पर आ जाएगा ना स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, वाई आ जाएगा, सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नहीं हमने स्ट्रेस के टर्म में कहना, स्ट्रेस की मैं ये वैल्यू लिख दोगे, स्ट्रेस में आ जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारे पास लगा हुआ है, तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ से स्ट्रेस तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो ये एक टर्म है जिसके बेसिस पे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो, पॉइजन का रेशो मतलब जहर की रेशो नहीं है, पॉइजन रेशो एक टर्म है, जब भी हम वायर को लोड करते हैं, मेरे पास ये वायर है, ठीक है, ये ऐसे थी पहले, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर वेट लगा दिया, मैंने किसको लोड कर दिया इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया कोई, जब भी हम वायर को लोड करते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन उसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर चौड़ा बना के दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, डायमीटर जो है इसका डिक्रीज हो जाता है, यानी कि थिकनेस कम हो जाती है, यहाँ पर वायर थिन हो जाएगी थोड़ी सी, ये तो पता ही है हमें फर्क। तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में मेरे पास जो स्ट्रेन आ रहा है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं,
और दैट प्रोड्यूस्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर मान लो वो स्ट्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, उसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, यानी कि within the elastic limit, within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain to the longitudinal strain क्या होता है? Poisson's ratio। बेसिकली जो डायमीटर में मेरे पास चेंज आ रहा है वो मेरे पास लेटरल स्ट्रेन होते हैं। परपेंडिकुलरली हो गया ना, ये तो नीचे आ रहा था जिस डायरेक्शन में था, परपेंडिकुलरली यानी कि यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स डायमीटर में आ रहा है। पहले डायमीटर इतना था डी, अब डायमीटर घट के डेल्टा डी हो गया, डायमीटर कम हो रहा है डेल्टा डी से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, ये भी ध्यान देना, लेंथ बढ़ रही है बाय डेल्टा एल, यहाँ पे एल से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन क्या है? अब सिंस हमारे पास ये कम हो रहा है तो माइनस डेल्टा डी अपॉन डी आएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो पॉइजन रेशियो को हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। पॉइजन रेशियो हमारे पास सिग्मा ही होती है, ठीक है। वो क्या होती है? लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, लॉन्गिट्यूडनल क्या? माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो सिग्मा मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा है डेल्टा डेल्टा वाली टर्म से तो कर देते हैं, माइनस एल अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये तो इधर है और ये इधर है, इसके बेसिस पे है, ये इसके बेसिस पे है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है, उस चीज को बता रहा है नेगेटिव साइन। और पॉइजन रेशियो क्या? रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन है, दो डायमेंशन की बात आ रही है तो पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता हमारे पास, ठीक है। एक छोटी सी टर्म बतानी थी आपको रिलेटेड टू यंग्स मॉड्यूलस, जो कि हमारे पास रह गई थी। वो क्या थे? यंग्स मॉड्यूलस के बारे में हमने देखा था, इसकी एक डिटर्मिनेशन थी, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। छोटा सा एक टॉपिक रह गया, उसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर, ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर। देखिए होता क्या है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर भी कर सकते हैं, कि हमारे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स होंगी सेम लेंथ की, तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा, और इनको साइड बाय साइड क्या हम सस्पेंड कर देंगे, यहाँ पर ये सस्पेंड करेंगे, यहाँ पर बी वायर सस्पेंड करेंगे, ठीक है। दोनों की सेम लेंथ है, सेम थिकनेस है, ओके, सेम ही रेडियस है, और दोनों को साइड बाय साइड हमने लगा दिया। वायर ए को हम कहेंगे रेफरेंस वायर, ये क्या होती है? वायर होगी रेफरेंस वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? मेन हमारे इसके मतलब मेन मिलीमीटर स्केल जो हमारे पास होता है ना वो होगा, इस तरह से इसके पास क्या मिलीमीटर स्केल होगा हमारा, इस तरह से स्केल लगा होगा, कनेक्टेड होगा इसके साथ, ओके। और उसके नीचे मिलीमीटर स्केल के नीचे एक लोड होगा, हैवी लोड हम कह सकते हैं, वो होगा, फिक्स्ड है वो। ये जो लोड है ये वायर के अंदर लगा हुआ है, साथ लगा हुआ है, ठीक है। और इसके कारण क्या है, जो वायर है वो थोड़ी सी खींची हुई है जरूर, और इसके ऊपर कोई किंक्स नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पर नेक्स्ट एंड बेस कुछ नहीं पड़ रहा हमारे पास, ये टूट नहीं रही है। वायर बी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर, इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वायर। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा वर्नियर स्केल,
या तो कोई ये मिलीमीटर स्केल है, इसके साथ होगा वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल या बुक के साथ भी रेफर कर सकते हैं इसको जब इसके साथ इसको वर्नियर स्केल को एक्चुअली में क्या करते हैं, जो मिलीमीटर स्केल होता है ना मेन स्केल के साथ अटैच कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वर्नियर स्केल को इतनी इजीली हम पढ़ नहीं सकते, उसका एक तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, इसलिए इसको रेफरेंस वायर के मेन स्केल के साथ अटैच कर दिया जाता है, दोनों ही अटैच्ड है। ओके, तो इसके साथ क्या है, वर्नियर स्केल के साथ एक हैंगर होता है जो अटैच किया जाता है। फिर इसके साथ इसके नीचे स्लॉटेड हाफ केजी वेट होगा। क्या होगा? स्लॉटेड हाफ केजी वेट। यहाँ पर क्या था? हैवी वेट, हैवी लोड। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गॉज, एक स्क्रू गॉज आता है, ये सारा कुछ आपको लेबोरेटरी में मिलेगा सामान, वर्नियर स्केल भी स्क्रू गॉज भी। स्क्रू गॉज की हेल्प से हम क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसका रेडियस मेजर करेंगे अलग अलग प्लेसेस पे। छोटा सा डिवाइस होता है इतना, इस तरह से होता है, ऐसे। इसके अंदर रीडिंग्स होती है, यहाँ पर भी ऐसे भी रीडिंग्स होती है। ठीक है, मान लो आर क्या है, इनिशियल एवरेज रेडियस है। आर क्या है? इनिशियल एवरेज रेडियस। एल क्या है? इनिशियल लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर। मान लो एक इनिशियल लोड, छोटा सा इनिशियल लोड मान लो 1 kg का, जब हमने हैंगर के ऊपर डाला, इसी के एक्सपेरिमेंटल वायर बिल्कुल स्ट्रेट होगी और किंक फ्री होगी, यानी कि इसके अंदर कोई भी बल नहीं रहे। जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई वो हमने नोट कर ली, फिर हाफ के जी और डाल दी एक्सपेरिमेंटल वायर के अंदर। ठीक है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर दोनों के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे कि जो एक्सटेंशन है कितनी प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू दी एडेड एक्स्ट्रा वेट। फिर जो वेट है धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, हर बार क्या है हम उसकी रीडिंग लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। तो एक ग्राफ हमारे पास आएगा एक्सटेंशन और लोड के बीच में, एक्सटेंशन और लोड के बीच में हमारे पास इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, और वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आएगा ऐसे। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे हमने उसकी रीडिंग ली हुई है एक्सटेंशन और लोड की। जो स्लोप आएगा लोड एक्सटेंशन लाइन का, उसको हम कहेंगे tan थीटा। स्लोप tan थीटा से करेंगे, दैट विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन वायर, अपॉन जो वेट आया है वायर के ऊपर वो। कि जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है? जितनी फोर्स लग रही है अपॉन कितना उसके अंदर एरिया है। फोर्स हमारे पास वेट के फॉर्म में लग रही है, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, है ना? तो जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल आएगा ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर, वो क्या आएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट विल बी एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इधर से, और डेल्टा एल अपॉन एल इधर हो जाएगा तो एल अपॉन डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल अपॉन एम जी, हमने क्या कहा था? tan थीटा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो 1/tan थीटा क्या आ जाएगा? एम जी अपॉन डेल्टा एल, एम जी अपॉन डेल्टा ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल अपॉन पाई आर स्क्वायर tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर क्या है लेबोरेटरी के अंदर भी निकाल सकते हैं। क्लियर? एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो यंग्स मॉडुलस हमने किया था और एक हमने किया था शेयरिंग स्ट्रेस के लिए, जो शेयर मॉडुलस था, है ना, एक बल्क मॉडुलस भी हमने किया था जिसमें हमने कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की टर्म की थी, राइट? एक हमने किया था शेयर मॉडुलस। याद रखना, जो शेयर मॉडुलस होता है मटेरियल का हमेशा स्मॉल होता है देन यंग मॉडुलस। शेयर मॉडुलस, इसको और पेन से लिखते रुको, shear modulus is always less than
यंग मॉड्यूलस। बस इस चीज को आपने ध्यान रखना है। मान लो कोई भी हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ में भी हमारे पास पता है चेंज आ रहा है, ठीक है, इस तरफ फोर्स अप्लाई की गई है, तो ऐसे केस में जो शेयर मॉड्यूलस हम लेंगे, कोई भी केस होगा जिसमें यंग मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस दोनों लिए जा रहे हैं, शेयर मॉड्यूलस हमेशा हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू दी यंग मॉड्यूलस, हमेशा स्मॉल रहेगा। ओके, तो इस टॉपिक के साथ ही आपका एक चैप्टर एंड होता है।